नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बालोद। बालोद जिले के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में तारीख थी 22 मार्च 2025। समय था शाम को करीब 4:15 बजे। मानपुर रोड के बजरंग बली मंदिर के पास एक स्कूटी पर सवार दो महिलाएं जमीन पर गिरी पड़ी थी। स्कूटी भी पास में पड़ी थी। सुनसान जगह थी, थोड़ा स्ट्रेच सुनसान था उसका। और दोनों ही जो महिलाएं गिरी थी उन्हें शरीर से खून निकल रहा था। इत्तला हुई, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां जाने पर उनके पर्स से ये पता लगा कि मृतक, उसमें से एक महिला मर चुकी थी, एक गंभीर रूप से घायल थी। जो महिला जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका नाम बरखा वासनिक था। वो एक स्कूल में शिक्षिका थी। और दूसरी पीछे जो बैठी शिक्षिका थी उसका नाम था मथुरा मंडावी, जो गंभीर रूप से घायल थी। खैर, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और दल्ली राजहरा थाने में इसका अपराध दर्ज किया गया। और प्रथम दृष्टया ये हादसा ही लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर टायर के निशान थे। आने जाने वाली गाड़ियों का भी ऐसा लग रहा था, आती जाती रहती हैं। फ्रीक्वेंसी कम थी लेकिन गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। खैर, पुलिस ने जो पहचान हुई शिक्षिकाओं की, उसके आधार पर उनके घर वालों को खबर की। मृतका की बहन यानी मृतका बरखा वासनिक, जिसकी मृत्यु हो गई थी शिक्षिका, उसकी बहन प्रियंका डाहर ये मौके पर आई। मौके पर उसने देखा, जांच पड़ताल की और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस गई। पोस्टमार्टम हाउस में भी उसने लाश की अच्छी तरह से जान पहचान की और उसने ये कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और अपनी इस बात को बताने के लिए, अपनी इस बात की शिकायत करने के लिए वो एसपी, डीआईजी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे उसने खटखटाए। जब पुलिस और जब किसी अधिकारी के पास ये प्रियंका जाती थी, अधिकारी प्राइम ऑफिसी उस इलाके के डीएसपी या उस इलाके के एसएचओ से बात करता था, तो वो एक ही बात कहते थे कि साहब, सड़क पे स्कूटी यहाँ पड़ी थी, महिलाएं यहाँ पड़ी थीं और ये निश्चित रूप से एक एक्सीडेंट है। ये महिला जो आपके पास गई हैं वो नाहक इस तरह की बात सोच रही हैं कि हत्या हो सकती है। लेकिन बार बार जब एक ही तरह की बात प्रियंका ने सब जगह कही तो मजबूर होकर ये हत्या के एंगल से जांच शुरू की गई। जांच जब शुरू की तो ये पता लगा कि घटना से पहले 2-3 दिन तक बच्चों से इस टीचर के बारे में जानकारी की जाने लगी कि कितने बजे छुट्टी होती है, ये टीचर कितने बजे निकलती हैं। बच्चों से जो उसके क्लास के थे या अगल बगल थे उनसे पूछा गया। कम से कम 3 दिन तक अलग अलग लोग आकर ये बात पूछते थे। परिजन भी अपने स्तर पर हादसे की जांच कर रहे थे। बरखा वो वासनिक शेरपार हाई स्कूल में लेक्चरर के पद पर पदस्थ थीं। वहां उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन एक सफ़ेद बोलेरो कार पर सवार एक व्यक्ति लगातार वहीं आसपास था और मैडम के निकलने के तुरंत बाद भी वो उनके पीछे पीछे देखा गया। ये गंभीर लीड थी और पुलिस को इसके बारे में व्यक्तिगत स्तर पर जांच करने वाले उनके परिजनों ने बताया और जिन जिन से बात की थी उनका नाम और मोबाइल नंबर भी बताया। तो पुलिस ने उनसे बात की और तब पुलिस को ये विश्वास हो चला कि इसमें ज़रूर कोई न कोई हत्या का एंगल दिखाई पड़ता है। बच्चों को जब बरखा के पति की फ़ोटो दिखाई गई कि क्या बोलेरो में जो लोग बार बार छुट्टी का समय बच्चों से पूछ रहे थे, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा पहले छुट्टी हो जाती है वो आते हैं, फिर उसके बाद हो जाती है, किसी की बाद में क्लास नहीं होती, तो हर बार निकलते हुए बच्चों से पूछा गया
कि कितने बजे तुम्हारी क्लास ख़त्म हुई है और उनकी बरखा वासनिक की क्लास किस समय होती है, कब ख़त्म होती है। बच्चों ने देख के बता दिया कि हाँ, यही आदमी था जो उनकी छुट्टी के बारे में पूछ रहा था। इस बात से मैंने आपको बताया कि बरखा के भाई और उसकी बहन का शक गहराया और फिर यही सूचना जो उनके घर वालों ने अपनी विवेचना में दी थी वही सूचना जांच को या विवेचना को आगे बढ़ाने में एक अहम कड़ी साबित हुई। जब उसके पति शीशपाल वासनिक, जिसकी फ़ोटो बच्चों ने पहचानी, उसको बुलाया गया, उसका टेलीफोन नंबर लिया गया, मोबाइल नंबर की जांच की गई, तो उस दिन की उसकी जो लोकेशन थी वो उसके आसपास की नहीं आई, वो दुर्ग में आती रही। लेकिन पुलिस को जब उसकी जांच की तो उसमें जो यूट्यूब या गूगल की जो सर्च हिस्ट्री थी वो बहुत संदिग्ध मिल गई। जैसे उसमें जितने ये क्राइम स्टोरीज होती हैं उसके 150 से ज़्यादा अलग अलग क्राइम स्टोरीज एक महीने में देखी गई। एक तो ये गूगल सर्च में निकला, किसी किसी क्राइम स्टोरी को एक से अधिक बार भी देखा गया था। दूसरा ये यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री से निकला और गूगल की सर्च हिस्ट्री से निकला कि हत्या के बाद सबूत कैसे मिटाए जाएं। हत्या के बाद पुलिस की जांच से बचने के तरीके, इसकी बहुत ढेर सारी साइट्स उसने विजिट की थी। पुलिस को शंका हो गई कि ये भले उस दिन मौके पर नहीं था लेकिन इसकी जानकारी में ज़रूर है, क्योंकि वो इस तरह की हत्या करने, उसकी जांच से बचने और सबूत के मिटाने के तमाम उसने साइट्स, तमाम उसने लेख देखे थे। तब फिर जैसा वहाँ के एसपी योगेश पटेल बताते हैं कि आरोपी को इन सब सबूतों के बाद उसकी अच्छी से पूछताछ शुरू हुई, उसकी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई और फिर थोड़ी देर में ही उसने सारी बात बता दी। उसने बताया कि हमने अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी कयामुद्दीन, जो सुपेला भिलाई का रहने वाला था, उससे 60,000 रुपये में तय की थी। इतना ही नहीं, हत्या को अंजाम देने के एक दिन पहले उसने बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था। 21 मार्च की रात उसने अपना मोबाइल, यानी 22 मार्च की रात शाम 4 बजे के आसपास की ये घटना है, 4 सवा 4 बजे की, और 21 मार्च की रात उसने अपना एक मोबाइल ऑफिस के स्वीपर राहुल को दे दिया था और उसे 10-15 नंबर लिख के भी दिए थे कि थोड़ी थोड़ी देर पर इन नंबरों को फ़ोन करना और फिर पूछना कि साहब आप कहाँ पे हैं, हमारे साहब आपका जिक्र कर रहे थे, हमारे साहब अभी नाश्ता करने गए हैं या बाहर गए हैं या किसी से बात कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। 10-12 कॉन्टैक्ट नंबर देके ये कहा कि 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद इन सब से बात करते रहना। मीनिंग देयर बाई कि उस मोबाइल की लोकेशन उस समय ऑफिस में दुर्ग में दिखाई पड़े। तो और स्वीपर जो राहुल रात्रे था उसने कहा कि 22 मार्च को तय समय पर, यानी उसको समय बताया गया था रेकी करने के बाद कि 12 से और 1 बजे से 4 बजे के बीच ये मोबाइल, ये फ़ोन करना, ताकि वहाँ से आने जाने के समय को भी डिनाई किया जा सके। अगर 15 मिनट के अंतराल पे उसी जगह से 2 कॉल की गई हैं तो इसका मतलब कि वो इतने समय में घटनास्थल पर बालोद में नहीं पहुंच सकते हैं। इससे उसकी लोकेशन उस दिन की हमेशा दुर्ग में ही आई, ये बात सही भी है, उसका इसने इंतज़ाम किया था। पुलिस से बचने के जो तरीके उसने ढूंढे थे वेबसाइट पे, उसमें एक ये भी था कि अपनी लोकेशन कहीं दूसरी जगह दर्ज कराने के लिए क्या करना चाहिए। ये काम उसने अपने जो स्वीपर था, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, राहुल रात्रे,
उसने एग्जैक्ट उसी टाइम पर 10-10 मिनट पर कॉल किए और पुलिस गुमराह भी हुई। फिर उसने दूसरा अपना फ़ोन 22 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद, तय था कि स्कूल निकल के आते समय ही उसका इस जगह पर हम एक्सीडेंट करेंगे, लिहाजा उसने अपना 2 मोबाइल थे उसके पास, दूसरा मोबाइल शीशपाल वासनिक ने ड्राइवर को दे दिया। साथ ही कॉल लिस्ट देकर उसे भी अलग अलग लोकेशन पर जाकर मोबाइल से कॉल करने को कहा कि अभी यहाँ पर, फिर 20 किलोमीटर भी दूर, फिर 40 किलोमीटर दूर, फिर 50 किलोमीटर दूर, और कांटेक्ट में से उसको नंबर निकाल के दिए कि इन इन नंबरों पे हेलो हाय ही करो, थोड़ा बहुत करो। कोई पूछेगा अरे भाई क्या बात है, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो, साहब तुम्हारे कहाँ हैं, तो बता देना कि साहब अभी बस उतरे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे, मुझसे कहा था कि ज़रा टेलीफोन मिला के देख लो हैं कि नहीं है। मतलब कुल मिला के 50 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट की बात होगी, लेकिन लोकेशन जहाँ से बात होगी वहाँ की आएगी, लिहाजा मौके की लोकेशन नहीं मिलेगी। और इससे शीशपाल के दोनों मोबाइल की लोकेशन दुर्ग में ही दिखाई पड़ी, जैसा उसने पहले से तय कर रखा था। और उससे ये उसको लगने लगा कि वो पुलिस की जांच से बच जाएगा जब उसकी लोकेशन मौके पर नहीं आएगी। फिर फिर उसने अपने इन दोनों लोगों ने जिनको सुपारी दी थी और वो खुद, उसने स्कूटी को टक्कर मारी, पीछा किया, और फिर जैसे ही हनुमान मंदिर के बगल में पहुंचा, टक्कर मारी, दोनों गिर गई, और फौरन उसने एक बड़ा रॉड उसी बोलेरो से निकाल कर और 3-4 रॉड पूरी ताकत से अपनी पत्नी के सिर और दीगर हिस्सों में मार दी, ताकि ये देखने में हर हाल में एक्सीडेंट का घटना स्थल लगे। तो उसने अपने बयान में, जब पुलिस ने अच्छे से पूछताछ की, श्रेणीबद्ध पूछताछ की, तो जैसे उसने बताया कि जैसे ही स्कूटी बोलेरो को ओवरटेक कर, मुकुल वासनिक की स्कूटी बोलेरो को ओवरटेक कर रही थी, शीशपाल ने कयामुद्दीन को इशारा किया कि टक्कर मार दो। ठीक बगल में जाकर टक्कर मारी गई और उसकी सहेली और बरखा दोनों उस टक्कर से दूसरी तरफ जाकर गिर पड़ी। फिर वही लोहे की रॉड से पत्नी की पीठ और सर पर बड़े बड़े वार किए और दोनों फिर वहाँ मौके से फरार हो गए। कारण पूछा गया तो मृतका बरखा वासनिक की बहन प्रियंका डाहर ने ये बताया कि इनका विवाह 28 अप्रैल 2016 को हुआ था, या करीब समझ लें 9 साल पुरानी शादी थी, और शादी के अगले ही दिन से 4 लाख रुपए दहेज न मिलने के कारण विवाद शुरू हुआ। देखिए 9 साल बाद दहेज की बात उसकी बहन बता रही थी। मैं नहीं कहता कि वो गलत कह रही होगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। उसने ये भी बताया कि पहले चरण में 70,000 रुपये दिए भी गए थे। कुछ समय तक दोनों दल्ली राजहरा में साथ रहे, लेकिन वहाँ बरखा के साथ मारपीट होती रही। इस मारपीट की शिकायत की एक कॉपी बरखा की बहन ने उपलब्ध भी कराई, कि पुलिस को उपलब्ध कराई कि ये मारपीट की शिकायत हमने स्थानीय पुलिस को की थी। लेकिन उसकी बहन इस बात को लेकर बहुत अफसोस कर रही थी कि मेरे बहनोई ने ये नहीं देखा कि उसकी 2 बच्चियां हैं, और पत्नी को मारने के बाद, यानी उसकी अपनी बहन के लिए कह रही थी कि पत्नी को मारने के बाद वो दोनों बच्चे बेसहारा हो गए, क्योंकि बहनोई हमारे कभी हमारी बहन के साथ रहते नहीं थे, विवाद करते थे, तो पिता का प्यार तो उन्हें कभी नहीं मिला। माँ के साथ वो रहती थी, माँ को मार दिया और दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। बरखा वासनिक के भाई शुभम कुटारे ने बताया कि बरखा के 2 छोटे बच्चे हैं, जो इस समय नया अमापारा दुर्ग में अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। बड़ी बेटी नव्या दूसरी कक्षा में है और बेटा अर्यांश पहली कक्षा में। एक बेटा और एक बेटी थे, और एक अर्यांश क्लास 1 में था और नव्या क्लास 2 में। बोलेरो, मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल रॉड ये पुलिस ने बरामद कर ली है।
दिल्ली राजहरा के सीएसपी डॉक्टर चित्रा वर्मा ने बताया कि आरोपी शीशपाल वासनिक और कयामुद्दीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी, लोहे की रॉड, मोबाइल नंबरों की लिस्ट जो ड्राइवर और उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को कॉल करने के लिए दी गई थी, वो लिस्ट और दोनों मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर अभी विवेचना जारी है, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। ये तो तय हो गया कि ये दो लोग इस हत्या में शामिल थे, लेकिन कारण इसका क्या था अभी किसी नतीजे पर पुलिस विवेचना में कम से कम नहीं पहुंची है। आज की घटना देखिए, अपनी ही पत्नी को मारने के लिए एक पति ने जाने क्या क्या जतन किए। 150 से अधिक क्राइम स्टोरीज उसने देखी कि हत्या कैसे की जाए, कैसे फूल प्रूफ की जाए, कैसे पुलिस को गुमराह किया जाए कि वो हम तक न पहुँचे और कैसे सबूतों को नष्ट किया जाए। 2 महीने से केवल इसी काम में वो आदमी लगा रहा। मोबाइल से बचने का तरीका भी उसने वहीं से निकाला कि किसी दूसरे को अपना मोबाइल दे के और उस पीरियड के बीच में अपने ही दोस्तों को अलग अलग जगह से कॉल की जाए तो पुलिस इसमें उलझ जाएगी कि वो मौके पर नहीं था। अगर मान लिया पुलिस पहुंच भी जाती है तो ट्रायल में इसका फ़ायदा होगा कि साहब मैं मौके पे नहीं था, सीडीआर देख ली जाए। फिर जो उसकी बहन थी और भाई थे मृतका के, उन्होंने जब मौके पर देखा और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तो रॉड से लगे हुए 4 जो वार थे शरीर पर, पीठ पर, सिर पर, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो पीएम रिपोर्ट में भी थे कि ये एक्सीडेंट से ये चोटें कैसे आईं। एक्सीडेंट से जो छिलने की चोटें, स्किन के उखड़ने की चोटें, रगड़ने की चोटें, सिर पर एक तरफ जिस तरफ गिरता है उस तरफ ब्रेन को चोट आने की चोटें, ये सब तो आती हैं, लेकिन लंबी लंबी 8 इंच 9 इंच लंबी गहरी एक ही तरह की एक शेप और साइज़ की 4 चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर, ये एक्सीडेंट के चोटों से मेल नहीं खाती हैं। तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने पीएम रिपोर्ट को और फोटोग्राफ को, इन सब को लेके अलग अलग अधिकारियों के यहाँ ये बताने की कोशिश की कि साहब चोटों से स्पष्ट है कि ये एक्सीडेंट नहीं थे। पत्नी से इतनी दुश्मनी, किसी आदमी की अपनी ब्याहता पत्नी से इतनी दुश्मनी कि बच्चों से भी मोह खत्म हो गया, बच्चों के प्रति सारी संवेदनाएं समाप्त हो गईं, खत्म हो गईं, और इतना जहर दिमाग में भरा, और इतना जहर किसी पुरुष के दिमाग में अपनी पत्नी के प्रति तभी आ सकता है जब पुरुष का मन किसी दूसरी स्त्री पर लग गया हो। अभी विवेचना चल रही है, ऐसा नहीं कि विवेचना समाप्त हो गई है, और ये पता लगाना बाकी है कि ऐसा आखिर कौन था जिस पर मन लगाने के कारण पत्नी से इतनी ज़्यादा दुश्मनी, इस कदर दुश्मनी उसकी हो गई थी। क्योंकि देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए, 9 साल की शादी, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, पत्नी टीचर, और 9 साल बाद ये आरोप कि साहब इन्होंने 4 लाख दहेज कम दिया था, इसलिए पत्नी की हत्या कर दी। ये थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता। हो सकता है ये सही हो, लेकिन विवेचना के दृष्टिकोण से और एक पुलिस अफसर की तरह ये बहुत तार्किक नहीं लगता। बात तो कुछ और रही ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तभी हो सकता है कि किसी तीसरे के चक्कर में, क्योंकि इतना कोल्ड ब्लडेड सीरीज पर सीरीज देखी जा रही है, पुलिस से बचने का तरीका देखा जा रहा है, पुलिस जांच में कैसे उस तक न पहुंचे इसका तरीका देखा जा रहा है, मोबाइल की लोकेशन से कैसे वो बच सके इसका तरीका देखा जा रहा है। तो इतना कोल्ड ब्लडेड सुपारी किलिंग ये रहस्यमयी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ा सीधा सीधा है और सिर्फ दहेज न मिलने की वजह से पत्नी के प्रति
इतनी ईर्ष्या है या पत्नी के प्रति इतना जहर दिमाग में भर गया है कि पत्नी को वो पति जिंदा नहीं देखना चाहता। तो मुझे पूरी आशा है पुलिस से, बालोद पुलिस से, कि पुलिस इसमें गहराई से विवेचना करके कम से कम कारण का पता जरूर लगा लेगी। पुलिस ने ये अच्छे से विवेचना करके, और जो यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री थी और जो इंटरनेट में सर्च हिस्ट्री थी, उसी से ये वहाँ तक पहुँची कि हाँ यही आदमी है जिसने ये हत्या की है। तो जैसे इतना उसकी क्षमता में कोई शंका नहीं है बालोद पुलिस के, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बालोद पुलिस इस एंगल पर भी अच्छे से जांच करेगी कि कैसे और क्यों इतना जहर इस आदमी के मन में अपनी पत्नी के प्रति बैठ गया था। और जब वो ऐसा करेगी तभी रहस्य से पर्दा उठेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।